मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बिहार से हूँ, जो आज ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर 4 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट 3 व्यापार चक्र के संबंध में कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि जानते हैं आप, वर्तमान अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव का है, जिसमें निरंतर तेजी एवं मंदी की स्थिति आती रहती है। इस पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। छात्रों, व्यापार चक्र के कुछ सिद्धांतों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख है हार्ट्रे का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारिक जगत में उतार चढ़ाव अनेक कारणों से होते रहते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर हार्ट्रे ने शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत की व्याख्या के पूर्व हम व्यापार चक्र के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना: व्यापार चक्र को पूंजीवादी प्रणाली का एक अंग माना जाता है, जहां व्यापार क्षेत्र में तेजी और मंदी आती रहती है। तेजी और मंदी एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती रहती है। जब यह पुनरावृत्ति व्यापार क्षेत्र में होती है तो इसे व्यापार चक्र का नाम दिया जाता है। व्यापार चक्र की दशा वर्तमान में धीरे धीरे अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में फैलती जा रही है। जब तेजी आती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था विकास की ओर तेजी से बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत मंदी काल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और कीमतों में गिरावट आती है। इस तेजी एवं मंदी का अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अब हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। व्यापार चक्र किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के विस्तार एवं संकुचन का प्रत्यावर्तन होता है। इस प्रकार देश की कुल आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचनों को कुल राष्ट्रीय उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार एवं आय जैसे सूचकों से मापा जाता है। व्यापार चक्र को अनेक अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, जिसमें से प्रमुख निम्न हैं। किन्स के अनुसार व्यापार चक्र का निर्माण ऐसी अवधियों से होता है जिसमें पहले अच्छे व्यापार के साथ कीमतों में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी का प्रतिशत नीचा होता है। इसके बाद की अवधि में बुरे व्यापार के साथ कीमतों में गिरावट होती है तथा बेरोजगारी का प्रतिशत ऊंचा होता है। इसी क्रम में प्रोफेसर बेनहम ने परिभाषित किया है, जब समृद्धि काल के बाद मंदी काल आता है तो उसे व्यापार चक्र कहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि आर्थिक प्रगति में अनियमितता पाई जाती है, कभी व्यापार में तेजी और कभी मंदी आती है। छात्रों, इस प्रकार उपयुक्त दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समृद्धि एवं अवसाद की अवधि में अनियमितता नहीं होती, यह लगातार क्रम से चलती रहती है और इसी उतार चढ़ाव को हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। छात्रों, व्यापार चक्र की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से व्यापार चक्र की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पुनरुत्थान या प्रारंभिक। जब अर्थव्यवस्था प्रारंभ होती है उस समय संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर, आय एवं उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसे हम पुनरुत्थान की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है समृद्धि की अवस्था। व्यापार चक्र की समृद्धि काल में उत्पादन, मांग और रोजगार तथा आय उच्च बिंदु पर होता है। तत्पश्चात व्यापार चक्र एक उच्च बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां रोजगार के स्तर, आय के स्तर उच्च होता है। तत्पश्चात तीसरी अवस्था प्रतिसार या सुस्ती की प्रारंभ होती है। उच्च बिंदु से हम जब नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इसे हम प्रतिसार या सुस्ती की अवस्था कहते हैं, जिसमें धीरे धीरे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। चौथी अवस्था है अवसाद। प्रतिसार के बाद व्यापार चक्र की चौथी एवं अंतिम अवस्था अवसाद की होती है, जहां आर्थिक क्रियाओं में सामान्य ह्रास दिखाई देने लगता है, जहां उत्पादन घटने लगता है। फलस्वरूप रोजगार, आय, मांग एवं मूल्य की में कमी दिखाई पड़ने लगती है। इस प्रकार छात्रों, विभिन्न चारों अवस्थाओं में व्यापार चक्र सामान्य मूल्य रेखा के आसपास घूमती रहती है, जिसे हम चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में स्पष्ट है। PQ सामान्य कीमत रेखा है, जिस पर AB आर्थिक उच्चावचन की रेखा ऊपर नीचे होती रहती है। प्रारंभिक स्थिति पुनरुत्थान की है, जो A से प्रारंभ होती है और उच्च बिंदु में पहुंचने के पश्चात प्रतिसार, अवसाद एवं न्यूनतम बिंदु होते हुए पुनः सामान्य कीमत रेखा के ऊपर B की ओर जाती है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं को हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।
छात्रों, हम अवस्थाओं के पश्चात व्यापार चक्र की कुछ विशेषताएं हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। सामान्य रूप से व्यापार चक्र निम्न विशेषताओं से रहित होते हैं। पहला है सामयिकता। व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव में सामयिकता के गुण होते हैं, अर्थात तेजी एवं मंदी का चक्र एक निश्चित अवधि के बाद पूरा हो जाता है। दूसरी विशेषताएं हैं संक्रमित स्वभाव। व्यापार चक्र का स्वरूप पूर्णतः संक्रमित होता है, अर्थात देश के किसी एक क्षेत्र में तेजी या मंदी आने पर शीघ्र ही उसका अन्य क्षेत्रों पर भी असर देखने को मिलता है। क्रमबद्धता। व्यापार चक्रों में क्रमबद्धता होती है, अर्थात एक निश्चित समय पश्चात व्यापार चक्र जरूर आता है तथा उसकी दिशाएं भी निश्चित होती हैं। चौथी विशेषता है उतार चढ़ाव समान नहीं होते। व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में यह आवश्यक नहीं है कि उतार चढ़ाव सामान्य हो, असमानता भी पाई जाती है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। छात्रों, व्यापार चक्र आज केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। छठवां है प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर एक समान लागू नहीं होता। छात्रों, यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था जैसे पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है सामान्य तेजी और मंदी व्यापार चक्र नहीं है। छात्रों, यदि अर्थव्यवस्था में सामान्य तेजी और मंदी आती है तो वह व्यापार चक्र नहीं है, क्योंकि व्यापार चक्र उसी कहा जा सकता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे। हाँ, वह हम अगले चौथे पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हम व्यापार चक्र की विशेषताओं के पश्चात व्यापार चक्र के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालेंगे। व्यापार चक्र निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है आकस्मिक परिवर्तन पैदा करने वाले कारण। व्यापार चक्र का प्रमुख कारण आकस्मिक परिवर्तन जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि है, जो उत्पादन एवं मांग को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही कभी कभी गृह युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या राजनीतिक विवाद भी आकस्मिक कारण के रूप में व्यापार चक्र को जन्म देती है। दूसरा प्रमुख कारण है मौसमी परिवर्तन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौसमी परिवर्तन से नियमित रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में कपड़े की कीमतों में उच्चावचन देखने को मिलता है, जो तेजी एवं मंदी को जन्म देती है। तीसरा कारण है स्थायी परिवर्तन। जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी प्रगति, नवीन आविष्कार तथा भूमि सुधार आदि के कारण भी मांग, उत्पादन, रोजगार इत्यादि में उतार चढ़ाव होता है, जो व्यापार चक्र जैसी स्थिति निर्मित करती है। चौथा, चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय तत्व के अंतर्गत प्रत्येक मंदी के पश्चात सामान्य व्यवस्था एवं सामान्य व्यवस्था के पश्चात तेजी एवं पुनः सामान्य व्यवस्था, इस प्रकार से यह क्रम निरंतर चलती रहती है। इसी चक्रों को हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। छात्रों, कारण के पश्चात व्यापार चक्र के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। व्यापार चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसके कारणों के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस क्रम में प्रोफेसर हार्ट्रे के मौद्रिक सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे। अगला 5वें पेज पर इसका अध्ययन करेंगे। हार्ट्रे का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। व्यापार चक्र के विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हार्ट्रे ने किया। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। हार्ट्रे के अनुसार अमौद्रिक कारण जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़ केवल कुछ समय के लिए मंदी या तेजी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन व्यापार चक्र जैसी पेचीदा घटना को जन्म नहीं दे सकते, बल्कि मुद्रा की मात्रा में समय समय पर होने वाली कमी या वृद्धि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को जन्म देती है। इस प्रकार आर्थिक उच्चावचनों के लिए मुद्रा की मात्रा ही उत्तरदायी है। हार्ट्रे ने अपने सिद्धांत को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है। पहला है लोचदार मुद्रा पूर्ति व्यापार चक्र को जन्म देती है। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र का कारण लोचदार मुद्रा पूर्ति है। चूंकि मुद्रा की पूर्ति लोचदार होती है, अतः इसके विस्तार एवं संकुचन की क्रिया क्रमशः होती रहती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन ही व्यावसायिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं। हार्ट्रे ने स्पष्ट किया कि MV को स्थिर रखना कठिन काम है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था में मंदी एवं तेजी मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के कारण होती है। उपभोक्ता
मांग में कमी होने पर मंदी आती है। मंदी के समय मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति कम हो जाती है। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था तब आती है जब उपभोक्ता अधिक व्यय करते हैं। अगला तीसरे कारण को हम पृष्ठ क्रमांक 6 पर अध्ययन करेंगे। हार्ट्रे के अनुसार तीसरा प्रमुख कारण है मुद्रा तथा साख मुद्रा आर्थिक अस्थिरता की जननी है। छात्रों, हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा से आर्थिक उच्चावचन होता है। बैंकों की साख मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर व्यापार चक्र में वृद्धि होती है। साख एवं मुद्रा के अधिक निर्गमन से ब्याज दर कम होती है। बैंक दर कम होने पर व्यापारी वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। वस्तु की मांग बढ़ने से उत्पादन साधन की मांग बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन साधन की लागत बढ़ जाती है, जो वस्तु कीमतों में वृद्धि को जन्म देती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी पैदा होती है। चौथा कारण है साख मुद्रा की कमी से अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न होती है। जब तेजी की स्थिति आती है तो बैंक अपनी ऋण नीति में परिवर्तन कर देती है, जैसे ब्याज दर को ऊंचा करना, पुराने ऋण को वापस लेना। इस प्रकार से व्यापारी वर्ग वस्तुओं का उत्पादन कम कर देते हैं, जो बेरोजगारी को जन्म देती है और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति निर्मित हो जाती है। पांचवा है साख मुद्रा जमा होने पर पुनः तेजी पैदा होती है। हार्ट्रे का कहना है कि मंदी काल जैसे जैसे बढ़ता है, बैंकों के नगद एवं साख कोष में तेजी से वृद्धि होती है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बैंकों के पास भारी मात्रा में नकदी और साख मुद्राएं एकत्रित हो जाती हैं। अतः बैंक पुनः ब्याज दर घटाकर साख का विस्तार करने लगते हैं और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार प्रोफेसर हार्ट्रे ने उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्लार्क एवं मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी समर्थन किया, जहां स्पष्ट है कि हार्ट्रे ने साख मुद्रा एवं पत्र मुद्रा के निर्गमन को व्यापार चक्र में तेजी एवं साख मुद्रा की वापसी को मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब हम अगले 7वें पेज पर अध्ययन करेंगे। छात्रों, हार्ट्रे के मौद्रिक सिद्धांत के कारणों के पश्चात अंत में हम कुछ आलोचना या कमियों पर प्रकाश डालेंगे। आगे चलकर अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की व्याख्या की और उन्होंने हार्ट्रे के सिद्धांत में निम्न कमियों पर प्रकाश डाला, जिसमें सबसे पहला है ब्याज दर की धारणा गलत। हार्ट्रे ने तेजी और मंदी के लिए ब्याज दर को उत्तरदायी माना है, जबकि व्यापारी को यह विश्वास हो जाता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें अधिक तेजी से बढ़ेंगी तो वे ऊंची से ऊंची ब्याज दर पर भी स्टॉक में वृद्धि करना पसंद करेंगे। यदि भविष्य में मूल्य में गिरने की आशंका हो तो निश्चित ब्याज दर पर भी व्यापारी अधिक स्टॉक नहीं रखेंगे। इस प्रकार ब्याज दर की आलोचना की गई। दूसरा है उत्पादन पूंजी की सीमांत उत्पादकता से प्रभावित होता है। प्रोफेसर किन्स का मत है कि सारी कठिनाई की जड़ पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। चूंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता अल्पकाल में अस्थिर रहती है, अतः तेजी एवं मंदी भी पूंजी की इसी सीमांत उत्पादकता के कारण उत्पन्न होती है, न कि ब्याज की दर। तीसरा कारण है गैर मौद्रिक तत्वों की व्याख्या नहीं करता। आलोचकों का मत है कि मौद्रिक तत्वों के साथ साथ गैर मौद्रिक तत्व जैसे मौसम में परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता आदि तत्व भी व्यापार चक्र को बढ़ाते हैं। इसकी हार्ट्रे ने पूर्णतः उपेक्षा की, जो ठीक नहीं है। चौथी आलोचना है बैंक साख से केवल तेजी आती है, यह मानना ठीक नहीं है। आलोचकों के अनुसार हार्ट्रे का यह विचार गलत है कि बैंक साख से अर्थव्यवस्था में केवल तेजी आती है। वास्तव में बैंक साख तेजी की तरह मंदी को भी बढ़ाती है। पांचवी आलोचना है बैंक साख का विस्तार तेजी नहीं लाता। आलोचकों का विचार है कि बैंक साख के विस्तार से तेजी नहीं आती। यदि बैंक साख विस्तार से तेजी आती तो इस मंदी को सदा के लिए टाला जा सकता है। छात्रों, इस प्रकार उपयुक्त आलोचनात्मक तत्व ने हार्ट्रे के सिद्धांत को कमजोर बना दिया। धन्यवाद।